अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतर काज़मी। अब ईद के बाद मामलात किस तरफ जा रहे हैं? सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? पीटीआई क्या कोई बड़ी तहरीक चला सकेगी? हुकूमत के लिए क्या क्या जो चैलेंजेस हैं उनमें इजाफा होगा या कमी आएगी? हालिया अरसे में जो हमने चीजें देखी, क्या उसके नतीजे में अपोजिशन की सियासत को नुकसान पहुंचा है? हुकूमत मजबूत हुई है? क्या हुकूमत ऑपोजिशन के साथ कोई राब्ता करने की कोशिश कर रही? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं। आज के प्रोग्राम में उनके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी जनाब हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन जनाब एसार राना साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। राना साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रहनुमा GDA सायरा बानो साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। सायरा बानो साहिबा, आपका भी शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, मैं ज़रा आपसे शुरू कर लेता हूँ। अब ईद के बाद के मामलात, सियासत आपको किस तरफ जाती हुई नजर आ रही है? आपकी हुकूमत कंफर्टेबल है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ईद के बाद बड़ी तहरीक चलनी है, इमरान खान रिहाई फोर्स भी बन रही है और आपकी हुकूमत जो है ना बड़ी मुश्किल में आने वाली है। जी, बहुत शुक्रिया था काज़मी साहब। मैं तो समझता हूँ कि अभी अल्लाह अल्लाह करके ईद पूरी तो गुजरने दें। अभी तो अधूरी आधी ईद गुजरी है और इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी तवक्को है। ठीक है, गिर भप्पियाँ चलती रहती हैं तहरीक इंसाफ कुछ रहनुमाओं की इस्लामाबाद पर दोबारा चढ़ाई करने की, लेकिन मुझे जो मालूमात हैं सुहेल अफरीदी साहब इस्लामाबाद में चढ़ाई नहीं करेंगे। और जिस तरीके से उन्होंने शुरू में अग्रेसिव तकारीर की, उसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के साथ वो बैठ गए, उसके बाद आपने देखा कि एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हुआ और उनके वज़ीर ख़जाना कोई 6 से ज़्यादा मीटिंग्स कर चुके हैं हमारे साथ, मुशीर ख़जाना जो मुज़म्मिल असलम है। तो मैं समझता हूँ कि सुहेल अफरीदी साहब को इस बात का भी अंदाज़ा है कि अगर तो जेन्युइन स्ट्रीट पावर मौजूद हो फिर तो ला महला सुहेल अफरीदी नहीं करेंगे तो बानी तहरीक इंसाफ की बहनें जो है सड़क पर आने की कॉल दे देंगी। लेकिन जाहिर है पूरी तहरीक चलनी है KPK हुकूमत के वसाइल से। आपको याद होगा गंडापुर साहब ने भी जब इस्लामाबाद में 26 नवंबर 2024 को चढ़ाई की तो पूरा KPK की मशीनरी साथ लाए थे वो। और इस वक्त जो है सुहेल अफरीदी साहब को बता दिया गया है कि अगर KPK की वो मशीनरी इस्तेमाल करेंगे तो फिर शायद सूबाई हुकूमत उनके साथ ना खड़ी हो या उनके हाथ में ना रहे। दोनों बातें जैसे आप इसे ट्रांसलेट कर लें तो इस पर मुझे नहीं लगता कि सुहेल अफरीदी साहब को ऐसी तहरीक करेंगे जिससे फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किलात पैदा हों या PMLN के लिए कोई ट्रबल पैदा हो। हाँ, ये है कि ये जो खटपटे चलती रहेगी और इसके बाद जो है थोड़ा बहुत ज़रा सियासी टेम्परेचर कभी बढ़ जाएगा कभी कम होगा। मुझे नज़र आ रहा है कि शायद अब दोबारा मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाएगा और हम उसके लिए पहले भी हमने कहा था कि हम तैयार हैं और अब भी जो है अगर जो है PTI की तरफ से कुछ नीदा एफर्ट की जाती है और उनके जो अपोजिशन लीडर हैं चाहे सेनेट में चाहे नेशनल असम्बली में वो और प्लस जो PTI के सीनियर लोग आते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मुज़ाकरात पे हमें कोई मुज़ायका भी नहीं है और हम इसको करेंगे भी। और मेरे ख्याल से सियासत में मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता होता है और वाहिद हल निकलता है। लेकिन जहाँ तक ये कहना कि फेडरल गवर्नमेंट के लिए कोई ट्रबल बढ़ सकती है, मुझे सियासी हवालों से और कम से कम KP की तरफ से तो कोई ट्रबल होती नजर नहीं आ रही। अच्छा, सायरा बानो साहिबा, आप किस तरफ देख रही हैं चीज़ों को जाते हुए? क्या ये जो ईद के बाद बात की जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी सियासी मुहिम का आगाज करेगी, स्ट्रीट मूवमेंट चलेगी, आपको लगता है कोई वैसी सूरत हाल आपको नजर आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, पहले तो एक लफ्ज की तस्दीक कर लें। आपने कहा कि इस मुल्क में सियासत का, इस मुल्क में कुछ भी कह लें, कुछ भी हो रहा है, बस सिर्फ सियासत नहीं हो रही। ये जो पिछले 2.5 सालों से जो हालात हैं और जो अवाम के हालात हैं, जो पूरी सियासत, सो कॉल्ड सियासत और जो जमात इक्तदार में है, आप ये जो कुछ कर रहे हैं आप इसको सियासत कहते हैं? मैं तो इसको सियासत नहीं कहती। वो अब किसी की शय के ऊपर ये इस किस्म के बयानात देते हैं और बड़ा कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं तो वो दूसरी बात है। अब आपने देखा होगा कि वो आफ्टर 9 मई के जो जितना जुल्म कर सकते थे एक पार्टी के साथ, जितना उसको दीवार के साथ लगा सकते थे, जो कुछ कर सकते थे, बानी की बहनों के साथ जो हुआ, फिर कारकुनान के साथ जो हुआ, आपके सामने 26 नवंबर हुआ, फिर अडयाला की तरफ, सिर्फ अडयाला की तरफ ऐसे करके आंखें करते हैं तो इन सब लोगों की वो कहते हैं ना कि जो हुकूमत और ये जितने भी हैं सबकी दौड़े लग जाती हैं। और जिस तरीके से वो किया है तो देखिए अब क्या होता है। अब इतनी आवाम को इन तमाम चीजों से गुजार चुके हैं कि थोड़ी सी हेजिटेशन बाहर निकलने में होगी। लेकिन जैसे अभी हुजैफा साहब ने कहा ना कि स्ट्रीट पे आवाम उनके साथ है, बता दिया था 8 फरवरी को, बार बार अब क्या बताएं आपको। और आप बाकी चीजें भी देख रहे हैं कि आवाम किसके साथ है किसके साथ नहीं है। बाकी आपने कहा KPK के वसाइल, तो जब आपके भी बहुत सारे लीडरान और आपकी जब CM ओहदे पे नहीं थी तो तब भी तो वो जब दौरों पर जाती थी तो पूरी पंजाब गवर्नमेंट की वो कहते हैं ना कि उस सारी मशीनरी और तमाम चीजें
उनके आगे पीछे होती थी। तो अब हम इस तरह की बातें ना करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आखिरी बात आपने अच्छी कही कि मुज़ाकरात का रास्ता खुला है, खुला होना चाहिए। आप देख लें दुनिया में जो इस वक्त आग लगी हुई है, जो जंगें लगी हुई हैं, वो भी ऐसे थोड़ी हल होंगी कि बाकायदा सबको टेबल पर आना पड़ेगा और मुज़ाकरात करना पड़ेंगे। और ये भी हम आपके अपने पाकिस्तानी हैं, आपके अपने लोग ही हैं, आपकी अपनी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है। तो क्यों नहीं होता? एक तरफ से ये लोग सियासी मुज़ाकरात की बात करते हैं, राना सनाउल्लाह या एक दो लोग आके बात करते हैं और अगले दिन पता चलता है कि कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं। थोड़ा आप लोग इक्तदार में हैं, ओहदे में हैं, तो आप थोड़ी सी नरमी दिखाएं, 2 कदम आप पीछे हटा लें। जो बाकी असीरान हैं, आप उनकी रिहाई का कुछ वो करें और फिर उसके बाद आप टेबल पे चीजें लेकर आए। आपने अपना घुटना रखा हुआ है गर्दन के ऊपर और आप चाहते हैं कि वो उस दबे हुए में झंडा लहरा दे, सफेद अमन का झंडा लहरा दे। आप अपने बयानात को भी तो देखें, आप अपनी बाकी चीजों को भी तो देखें। बाकी आखिरी फिक्रा वही है कि सियासत ना कहें कि इस वक्त जो हो रहा है ना वो सियासत नहीं है, प्लीज। जी आप नहीं समझते सार राना साहब, इस वक्त तो बड़ी भरपूर हुकूमत कहती है हम सियासत कर रहे हैं और हमारी सियासत कामयाब है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई तहरीक नहीं चला सक रही। अब ईद के बाद भी कहा जा रहा था कि खान साहब की रिहाई के लिए कोई तहरीक चलाई जाएगी। आपको कोई तहरीक चलती हुई नजर आ रही है राना साहब? देखें, ये तो अब सुहेल आफरीदी अपनी क्रेडिबिलिटी का भी मामला है। अगर उसने अपने ऊपर ये स्टैंप लगवानी है कि वो भी दूसरा गंडापुर है तो वो अलग बात है। सबसे ज्यादा प्रेशर सुहेल आफरीदी पे कि उसने इस तासुर को खत्म करना है कि वो गंडापुर की तरह खाली बढ़ के नहीं मार रहा, वो प्रैक्टिकली भी कुछ करेगा। और हुज़ैफा साहब की ये बात से मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि हुकूमती वसाइल जो है उसे इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं पूछूं कि जब नवाज शरीफ साहब लंदन से आए थे तो उनके पास कौन सा ऐसा सरकारी ओहदा था जिसकी वजह से सारी मशीनरी उनके ऊपर इस्तेमाल की गई थी? सरकारी कबूतर उनके हाथ पे बिठा के गाना गाया गया था, कबूतर आ, तो वो उनके पास कौन सा ऐसा वो था मैंडेट? दूसरी बात यह कि अगर वो एक सियासी जद्दोजहद करे तो विफाक को कबूल नहीं होगी। विफाक को ये कबूल है कि एक सूबे की सीएम जो है 1200 करोड़ का तैयारा खरीद ले और उसका ये भी ना पता चले कि ये किस मद में अदायगी हुई है और कहां से हुई है। तो ये सारी ताजीरें जो है वो सिर्फ सीएम केपीके के लिए रह गई हैं। और दूसरी बात यह कि केपीके से क्यों आगाज होगा? इसलिए होगा कि पंजाब में आपने जमहूरियत के नाम पे इतना बड़ा ब्लड शेड किया है कि पंजाब में लोग ख्वाब में अगर इमरान खान को देख लें तो उसे सुबह उन पर पर्चा हो जाता है, उन्हें उठा के ले जाते हैं। पंजाब में तो आपने किसी को इतनी स्पेस भी नहीं दी है कि वो 14 अगस्त के ऊपर एक तरफ पाकिस्तान का झंडा और दूसरी तरफ पीटीआई का झंडा लगा के बाहर निकल आए। तो फिर जहां पे स्पेस होगी वहीं से जद्दोजहद शुरू होगी, वहीं से लोग निकलेंगे। लेकिन ये बात ये अगर ये कोई खाम ख्याली है ना किसी को कि जी अवाम बाहर नहीं निकलेंगे और ये नहीं होगा वो नहीं होगा, आप कल ऐलान कर दें कि पंजाब में तहरीक शुरू होने लगी। अगर पूरा पंजाब कंटेनरों से ना बंद हो जाए तो मुझे कह दीजिएगा आप। अगर आपको इतना में तो आप एक दफा कह दें कि जी हाँ करें आप मुज़ाकरात की बात है ना। मुज़ाकरात होते हैं दो फरीकों के दरमियान जिनके पास कुछ लेने को देने को हो। जिनसे आपने मुज़ाकरात करने पीटीआई वालों से, उनके पास देने को कुछ नहीं है। और जो हुकूमत मुज़ाकरात करी उन्होंने भी नहीं है, उनके पास तो उनसे भी कम है, उनके पास गुंजाइश ही कोई नहीं है। तो मुज़ाकरात किससे करने हैं? मुज़ाकरात करने हैं। हुज़ैफा साहब आप बहुत अच्छे आदमी हैं, इतना मीठा बोलते हैं, इतना खुश गुमान है, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है। तो आप जैसे लोग अगर 10-12 और आ जाएं तो फिर मेरा ख्याल है हुकूमत ही पीटीआई की हो जाएगी अच्छे लोगों की। लेकिन सिंपल सवाल यह है कि भाई उन्हें जाके क्या, वजीर आजम के मुशीर हैं कि मुज़ाकरात करने हैं तो अडयाला चले जाए, इमरान खान के साथ बैठ जाए, मामला हल हो जाएंगे। बस सिंपल सी बात है। ठीक जी हुज़ैफा साहब, दोनों दोस्तों ने आपके लिए मेरे ख्याल में शायद कुछ सवालात छोड़े, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। सायरा बानो साहिबा भी बड़ी बहनों की तरह हैं, लेकिन उन्होंने बिल्कुल बात की। एक तो मैं उनके गोश गुजार इंतहाई अदब से करना चाहूँगा कि स्ट्रीट पावर और इलेक्टोरल पावर दो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो आपको वोट डालने आते हैं लाजमी नहीं है कि वो स्ट्रीट मुहिम के लिए भी या स्ट्रीट जो है वो पावर के लिए भी आपके साथ निकल आएगा, या आपने अगर जो है पूरी कंपेन चलानी है स्ट्रीट में, तो ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। नहीं, वोटर और होता है, सपोर्टर और होता है। ठीक है। तो वोटर कभी सपोर्टर नहीं बनता, ज़ाहिर है वो भी सियासत कर रही है बहन हमारी,
इलेक्शन लड़ती हैं, उन्हें पता है कि जो उनका वोटर है, अगर 7 लाख के हल्के में 1.5 लाख बंदा उनका वोटर है, तो उसमें 1.5 लाख बंदा उनका सपोर्टर नहीं है, सपोर्टर 8-10 हजार बंदे ही होते हैं। पर जो अच्छा अगली बात तो ये कह रही है कि आप लोग तो सियासत कर ही नहीं रहे। मैं वैसे बता रहा हूँ, वो उसका भी मैं जवाब देता हूँ। तो इसलिए मैं ये बात फिर रिपीट करूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो 3-4 दफा जो बैकलैश हुआ, वो इसी वजह से हुआ कि समझने में नाकाम रहे कि लोगों ने वोट वाकई दिया होगा, और उनके साथ जरा जो क्लास खड़ी हुई है DHA की या बाकी जिसको वो कहते हैं जेनजी या बाकी लोग, लेकिन स्ट्रीट पावर तहरीक इंसाफ के कभी साथ नहीं रही। जो स्ट्रीट पावर की सबसे बड़ी मिसाल क्या होती है, वो तो कर्फ्यू तोड़ दिया करती है। स्ट्रीट पावर को हुकूमत की जरूरत नहीं पड़ती। भुट्टो साहब का जब रिजीम चेंज हुआ, मार्शल लॉ मौजूद था, इसार राना साहब ज़ाहिर एनी शाहिद हैं, हम तो उस वक्त ज़ाहिर बिल्कुल बच्चे होंगे। मैंने समझा आप कहने लगेंगे शूरा में शामिल थे। हाँ, शूरा भी कर दे, लेकिन बात यह कि लोगों ने माल रोड के ऊपर खुद सोजियां की लेकिन पीछे नहीं हटे। खबर नईम हाशमी जैसे जर्नलिस्ट कोड़े खाते रहे, यानी मुजीबुर रहमान शामी जैसे लोग जो जेलें भुगतते रहे। तो मकसद है कि कर्फ्यू तोड़े जाते हैं, ये नहीं होता कि आप रियासती इदारों पे हमला कर दें और कहें जी हमें तो उसके FIR में भुगतना पड़ी। पुरमन एहतजाज इतने होते हैं कि 1.5 लाख बंदा जो है वो डी चौक पे ना लाए, 24 नंबर चुंगी पे ही ले आए। बेसिकली आप जैसे सहाफियों को, इंसानी हकूक की तंजीमों को, दुनिया के तमाम इदारों को, डिप्लोमेट को यह बताना है कि पब्लिक की एक मेजर सपोर्ट हमारे साथ खड़ी हुई है। ये पता नहीं पहली दफा हमने देखा है पिछले 8-10 सालों में जो हुआ कि आपने जो है मुसल्लह जिदोजहद करनी है और मरो और मार दो की पॉलिसी पे अमल करना है। कभी भी कोई शख्स 5 लाख बंदा लाकर वज़ीर आज़म नहीं बन सकता। अगर ये पैरामीटर मुकर्रर करते फिर मौलाना वज़ीर आज़म है। उनके तो मदारिस में 15 लाख बंदे जो है वो पढ़ रहे हैं। वो तो सुबह 15 लाख बंदों को ट्रांसपोर्ट दे दें, खाना दे दें 3 टाइम का, वो सारे डी चौक पे खड़े हुए होंगे। तो जमहूरी ममालिक ऐसे नहीं चला करते। दूसरी गुजारिश ये कि मैं ये बता दूं कि बिल्कुल एक तो माजी में भी रहा है, शायद आज भी हो रहा हो, सियासी हुकूमतें अपनी जमातों के रहनुमाओं को, अपनी जमातों के नैरेटिव को सपोर्ट फराहम करती हैं, और ये बार बार भी हमने देखा है। लेकिन ये जरूर है कि अगर सियासी हुकूमत अपनी जमात को पॉजिटिव सियासी सपोर्ट फराहम कर रही हो तो रियासत सामने नहीं खड़ी होती। अगर कोई सियासी जमात रियासत के खिलाफ सपोर्ट फराहम करने की कोशिश करे, यानी सूबाई हुकूमत, तो ज़ाहिर फिर उसका मुकाबला रियासत के सामने खड़ा होता है। और दूसरी बात है कि इन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ साहब, बिल्कुल मियां साहब आए थे, केयर टेकर सेटअप था। एक तो आज तक कभी किसी ने इस मौजू पर बात नहीं की, ना हमारी जमात के लोग भी इसमें नाकाम रहे बुरे तरीके से। मियां नवाज शरीफ के लिए जी पूरी इस्लामाबाद हाईकोर्ट एयरपोर्ट पर चली गई। किसी ने ये नहीं कहा। ये ऐसे ही है कि अगर मैंने पासपोर्ट हासिल करना है, रात को 12 बजे भी चाहिए मुझे, और मैं चाहता हूं मेरे 2 दिन में प्रिंट हो, चाहे मैं एज अ मिनिस्टर क्यों नहीं हूं, तो मैं उसकी एक्स्ट्रा फीस पे करूंगा और वो हो जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने क्या किया कि आपने बेल फाइलिंग, आर्गूमेंट्स सबमिट कराने, कोई भी चीज करनी तो आपका बायोमेट्रिक होगा। तो बायोमेट्रिक के लिए ये जब शर्त लग गई तो उस शर्त के साथ ये भी लिखा गया कि हर बंदा तो अदालत में जा नहीं सकता। आपको याद होगा बानी तहरीक इंसाफ बायोमेट्रिक देने आए थे जब गिरफ्तार हुए थे। उन्होंने अदालत में एप्लीकेशन सबमिट की थी कि उनका बायोमेट्रिक लाहौर में भी हो सकता था, लेकिन चूंकि उनके केसेस की तादाद ज्यादा बढ़ चुकी थी, वो रियासत के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो उन्हें अदालत तलब कर लिया गया। वरना इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कम अज कम कई 100 केसेस हैं पिछले 1 साल में जिसमें बायोमेट्रिक आप कहीं पे भी करा सकते हैं, और बायोमेट्रिक की जो रिसिप्ट है वो कोर्ट में जमा हो जाती है, नादरा से, चूंकि वो सिंक्ड होती है। एक तो मियां साहब के लिए जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बायोमेट्रिक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हुई, उसकी हमारे वुकला ने एक्स्ट्रा फीस पे की, ठीक है, वो लिबर्टी लेने की। दूसरी बात यह कि मियां साहब ने बहुत बड़ा जलसा किया 21 तारीख को। उस जलसे के लिए पंजाब पुलिस ने सिक्योरिटी फराहम करना थी, वो सिक्योरिटी सारों को फराहम की जा रही थी। तहरीक इंसाफ तो उस सिक्योरिटी और सारी इमदाद से महरूम क्यों हुई? अगर आप 9 मई ना करते तो ये कुछ ना होता। छोटे मोटे जो है वो टकपील चलती रहती। हमारे साथ भी ये हुआ था जब आप गोद में बैठे हुए थे, बानी तहरीक इंसाफ को फैज चला रहा था, आरटीएस बिठाना मकसूद था। मियां नवाज शरीफ को 13 जुलाई 2018 को सजा दे दी गई और मियां साहब लाहौर एयरपोर्ट पर उतरे तो हमारी जमात के पास 2 रास्ते थे। एक तो हम बजरिया कैंट एयरपोर्ट घुस जाते, फिर हमारे से भी 9 मई हो चुका होता, या हम तहम्मुल का मुजाहरा करते। हमने तहम्मुल का मुजाहरा किया, पीटीआई ने तहम्मुल का मुजाहरा और उस तहम्मुल की हमें फिर ये देखें, उस तहम्मुल के बाद हमने 25 जुलाई को पुरअमन तरीके से इलेक्शन लड़ा। तहरीक इंसाफ, कुछ गलतियां हम में भी होंगी लेकिन कुछ गलतियां तहरीक इंसाफ में भी हैं। हम दोनों फरीकैन को अपनी अपनी गलतियां सामने रखकर 2-2 कदम पीछे हटना होगा फैसले करने में। जी सारा बानो साहब आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं? उसी वक्त उनकी बात पे करना चाह रही थी। उन्होंने कहा कि पता नहीं कि वोटर्स अलग होते हैं, सपोर्टर्स अलग होते हैं। मैंने तो यहाँ पर बैठ के देखा कि जिस वक्त वो सुहेल आफरीदी साहब लाहौर गए, लाइटें बंद कर दी गई, मार्केट बंद कर दी गई, फिर उसके बाद यहाँ कराची में आए। एक दफा उन्होंने कोई सिंध गवर्नमेंट ने, वो कहते हैं ना कि जमहूरियत के अलम बरदारी के झंडा उठा के घूमते हैं,
उन्होंने इजाजत दी, फिर कहीं से उनको पकड़ के झंझोड़ा गया। और उसके बाद यहाँ पर जितनी पुलिस मैंने देखी थी, उफ, अगर वो पुलिस आम दिनों में भी यहाँ शहर में हो तो यहाँ पर वारदातें कम हो जाएं, इतनी पुलिस थी। और जिस तरीके से पकड़ा गया, जिस तरीके से मोटरवे बंद की गई, मोटरवे तो खैर हमारे यहाँ नहीं, सुपर हाईवे, वो थोड़ा सा उसको अपग्रेड कर दिया, मोटरवे का नाम है, तो वो सारा कुछ किया गया। ये सारी चीजें भी तो आप देखें, जैसे अभी राणा साहब ने बोला कि अभी वो बात करें तो आप कंटेनर्स का वहां पर बाजार वहां पर लगा दें कि चारों तरफ कंटेनर आ जाते हैं, फिर ये इस तरह की बातें करते हैं। बात ये है कि आप कर रहे हैं बात, लेकिन इससे क्या होता है, सर में दर्द होता है कि वापिस से वही घिसी की पिटी बातें ठीक है। कि वो क्या था, मेरी एक टांग नकली थी, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था। पर उदय भाई बहुत अच्छे दिल के इंसान थे, उन्होंने उनको हॉस्पिटल भी पहुंचाया और इलाज मुआवजे का खर्चा भी दिया। मतलब आप अब पुरानी बातों से निकल आए, अब ये क्या करना है, आप वो बताएं कि ये हुआ था, उन्होंने एक्स्ट्रा फी पे की थी। एक्स्ट्रा फी कोई भी पे कर दे तो ये तमाम सहूलतें किसी आम शहरी को भी मुयस्सर है कि वो भी वहां पर उनको, बस क्या कहा जाए, वो कहते हैं ना कि सुहागन वही जो पिया मन भाए। अब ये पिया मन को भा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। अब तो सुना है कि वो जो पुराने केसेस हैं वो भी बंद कर दिए। ये तो शुक्र है कि नैब वालों ने जिन्होंने केस किए उनके ऊपर केस नहीं कर दिए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि जो तुमने इनके ऊपर उंगली उठाई। बस ये ऐसे ही चल रहे हैं, अवाम पे बात कर ले, उन पर जिनने केसेस किए हैं, झूठे केसेस बनाने पर उन पर केसेस होने चाहिए। पाकिस्तान का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी इजाजत देता है, नैब कानून भी इजाजत देता है, अगर किसी को भी विक्टिमाइज करने के लिए कोई भी केस बनाए तो मैं समझता हूं झूठे केस बनाने वाले पर केस होना चाहिए, ये एक असूल तय हो जाए। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं सारा बानो साहब। वेलकम बैक। अच्छा एहसान राना साहब, ईद से पहले हम इस तरह की खबरें सुन रहे थे कि तहरीक इंसाफ के साथ कोई राब्ते हो रहे हैं और इस हुकूमत के हवाले से शायद सिस्टम को कुछ तहफुजात भी हैं। आपके पास कोई ऐसी मालूमात हैं या आपका कोई तज्जिया है कि ये हुकूमत आपको जाती हुई नजर आ रही हो, तहरीक इंसाफ के लिए मामलात बेहतर हो रहे हों? क्यों हो भाई, तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर क्या, इमरान खान से ताल्लुकात बेहतर कर लेंगे तो वो बाहर आके आपके बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बन जाएगा या उसकी हिमायत कर देगा, या वो इसराइल के ईरान के ऊपर हमले में खामोशी इख्तियार कर लेगा, या अमेरिका के ईरान के अंदर कत्लो गारत पर वो खामोशी इख्तियार कर लेगा। ये फैसिलिटी उससे तो नहीं मिल सकती आपको, तो फिर उसको उससे कैसे आप वो कर लेंगे? जिससे ये फैसिलिटी आपको मिल सकती है वही रहेगा ना वजीर आजम। तो वो है, ये तो ऐसे ही एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाने वाली बात होती है और कुछ नहीं होती। और उज़ैफा की बात का मैं ना, वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि जमहूरी ममालिक में ऐसे नहीं होता, लेकिन उज़ैफा ये बताओ कि जमहूरी ममालिक में ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक जमात से उसकी शनाख्त छीन ले, इलेक्शन कमीशन निशान छीन ले, उसके बाद बंदों को उठा लिया जाए, उसके बाद जनाब अली पोलिंग एजेंट्स गायब कर दिए जाएं, कागजात छीन लिए जाएं, उसके बाद इलेक्शन का रिजल्ट जो है ऑल टुगेदर। जी जी, मेरे ख्याल में शायद राना साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं जब तक कर लूं कर राना साहब, मैं राना साहब आपके पास वापस आता हूं। जी आपने सुना राना साहब जो कह रहे? जी राना साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जी जरूर। जी आप जरा कैरी ऑन कीजिएगा, फिर मैं आपके पास आता हूं। जी राना साहब आप क्या फरमा रहे थे? शायद वो थोड़ा सा राब्ता इसमें तो मैं उज़ैफा की इस बात से बिल्कुल कि जी आप इजाफी पैसे दें तो अदालतें आपको फौरी तौर पर फैसिलिटेट कर देती हैं, या 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक शख्स जिसको रुपए की फैसिलिटी आम आदमी को भी मिल सकती है कि उसे रेड कारपेट पे वो 50 रुपए के स्टाम्प पे मुल्क से बाहर भेज दिया जाए। क्या किसी जमहूरी मुआशरे में इस तरह होता है? या किसी जमहूरी मुआशरे में ऐसे होता है कि एक शख्स वजीर आजम के तैयारे के ऊपर मुल्क से फरार हो, 4 साल में एब्सकॉन्डर रहे, फिर वजीर आजम के तैयारे पे वापस आए और आते ही हल्फ उठाए और उसके टीए डीए जो 4 साल के हैं वो भी दे दिए जाए? तो अगर किसी जमहूरी मुआशरे में ऐसे होता है तो फिर वाकई पीटीआई को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कम हो रहा है, इससे ज्यादा होना चाहिए। जी उज़ैफा साहब। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं तमाम सवालों के जवाब मैंने देने, आपके सवालों का जवाब तो देना हक है, ज़ाहिर मैं आईएसी काम के लिए हूँ, लेकिन बकिया 2 मेहमानों का भी चूंकि तोपों का रुख पीएमएलएन की तरफ होता है तो वो जवाब भी देना ज़रूरी है, वरना व्यूअर ये समझेगा शायद हमारे पास कहने को कुछ है नहीं। पहली बात तो ये सायरा बानो साहिबा ने जिस तरह फरमाया कि
सियासत हम कर नहीं रहे या सियासत इस मुल्क में हो नहीं रही, मुझे नहीं पता, बड़ी बहनों जैसी हैं कि सियासत की डेफिनेशन क्या लेती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि सियासत ही है कि आज अमेरिका और इसराइल जो है वो मिसाइल बरसा रहे हैं ईरान पर, और ईरान ज़ाहिर अपना दिफा कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चाहे ईरान है, चाहे अमेरिका है, चाहे इसराइल है, चाहे मशरिक़ी वसत के दीगर ममालिक हैं, कोई भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो ना आंख उठाने की जरूरत कर रहा और ना पाकिस्तान के बारे में आंख उठाने की जरूरत मैं कह रहा हूँ इसराइल के बारे में और अमेरिका के बारे में, और बाकी जो हमारे इस्लामी ममालिक हैं वो जो है ज़ाहिर है हमारी जो सर्विसेज उन्हें एक्नॉलेज कर रहे हैं और ईरान बाकायदा सराह रहा है हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन को। तो मैं तो इसे सियासत समझता हूं। अगर सियासत सिर्फ अडियाला में कैद एक शख्स को जो है मुलाकातें कराने का नाम है तो ज़ाहिर हर किसी की अपनी अपनी डेफिनेशन होती है। दूसरी गुजारिश ये है कि कहते हैं इमरान खान फैसिलिटेट, बिल्कुल इमरान खान फैसिलिटेट नहीं कर सकता जो मियां शहबाज शरीफ कर रहे हैं। इमरान खान तो अगर मौजूद हो तो वाज़ेह कह दिया था कि मैं एटमी असासे उठा के देने को तैयार हूं अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए। कश्मीर का तो मसला ये तो नहीं कहा, उसका इंटरव्यू मौजूद है, उसने कहा, अगर मैंने उसे रिफ्रेज कर दिए, इमरान खान का इंटरव्यू मौजूद है, अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें, उसमें उसने कहा कि अगर कश्मीर का मसला हल हो जाए तो फिर एटमी जो असासे इनकी कोई जरूरत हमें नहीं रहेगी। आज पता चल रहा है कि हमें एटमी असासे कितनी जरूरी हैं। आज जिन्हें मिसाइल पढ़ रहे हैं वो भी हमारे के हाथ जोड़ते हैं कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है आपसे, जो मिसाइल खा रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि ठीक है आप मुफाहमत जरूर कराएं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख रहा। बानी तहरीक इंसाफ वो शख्स है जिसके दौर के अंदर बाकायदा तौर पर कई जो जर्नलिस्ट इसराइल गए उन्होंने भी आकर बताया, और बाकायदा तौर पर उनका ज़ाहिर है उनकी मिसेज, ये कोइंसिडेंट नहीं हो सकता कि पहली शादी उन्होंने स्मिथ फैमिली में की, वो जूइश फैमिली जो कि नेतन्याहू को चलाती है, फिर उन्होंने अपने साले की कैंपेन चलाई, वो साला आज भी जूइश है। ये कोइंसिडेंट है कि जो सीता वाइट डेथ होगी, सीता वाइट भी जूइश थी और तलबीब में रहती थी, आज भी उनकी बेटी तलबीब से आती जाती हैं। अगर बानी तहरीक इंसाफ की जमात सारों का तो ट्रैवल रिकॉर्ड मांगती है ना कि जुनैद सफदर साहब बाहर गए थे नहीं गए थे, सुनने ये तलबीब में आती हैं या नहीं जाती। कल ये पिछले 3 साल का उनकी बेटी जो है उनका ट्रैवल हिस्ट्री दिखा दें, कौम को पता चल जाएगी कि जिसको हम सादिक और अमीन समझते हैं और पेट्रियट समझते हैं उसके नहीं मुमकिन है वो नहीं होगा, लेकिन उसके खानदान में जूइश लॉबी इतना सरायत अख्तियार कर गई। आपके सारे मेरा क्वेश्चन प्लीज, वैसे मेरा 500 रुपए का टेम्पो तोड़ दिया, लेकिन आप मेरा 2 रुपए का सवाल ले रहे गरीब आदमी का। मसला ये है कि आपने कहा कि इमरान खान नेतन्याहू को पूरी दुनिया ये कंप्लेन कर, इमरान खान नहीं, मैंने कहा जूइश लॉबी जो स्मिथ फैमिली है, स्मिथ फैमिली, ठीक है। मसला ये है कि स्मिथ फैमिली के दामाद अमेरिका में सियासतदान कंप्लेन कर रहे हैं कि ट्रंप को इसराइली लॉबी और जूइश लॉबी चला रही है, नेतन्याहू उसको कंट्रोल कर रहा है। इसका मैं जवाब, और अगर इमरान अडियाला से बैठ के उन सबको कंट्रोल कर रहा है तो फिर वो अडियाला में क्यों है? जरा सवाल आपने देखा ना, आपने बात की है गिलास आधा खाली, मैं कह रहा हूं गिलास आधा भरा हुआ। अच्छा, बेसिकली नेतन्याहू को जो माली तौर पे चलाते हैं वो स्मिथ फैमिली जैसे खानदान चलाते हैं जो बानी तहरीक इंसाफ का ससुराल है, लेकिन जो दुनिया को दिमाग को चलाता है, चाहे वो ब्रिटिश लॉबी है चाहे वो अमेरिकन लॉबी है, उनको जरा जूइश चलाते हैं। बात यानी दोनों डिफरेंट है। अच्छा, दूसरी बात इन्होंने कही कि आज तक किसी सुप्रीम कोर्ट ने की है, सुप्रीम कोर्ट ने तो छोड़ दें, बर्तानिया के अंदर ट्रायल कोर्टों ने 24 घंटे के अंदर अंदर, आप तो वहां रहे हैं बर्तानिया में, जो एहतजाज हुए, जिस तरीके का नौ में करने की कोशिश की, लोगों को स्पीडी ट्रायल के तहत सजाएं दी, घरों से उठाकर, कोई फंडामेंटल राइट नहीं थे। मैग्ना कार्टा के बाद जो लोगों को हकूक दिए गए थे वो भी उन्हें उठाकर हवा में फेंक दिए। उन्होंने कहा नहीं पहले बर्तानिया है। ट्रंप के साथ जो कुछ किया, पर किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस की सहूलत भी नहीं, वो ठीक है, ठीक है ना, कानून की अमलदारी डिबेटेबल। हाँ, मैं एग्री करता हूं, ये चीज ऐसी है जिसका मैं दिफा नहीं कर सकता, मैं ऐसा बंदा ही नहीं हूं जिसका मैं दिफा ना कर सकता हूं। ट्रंप के साथ जो उनकी जो है उसने किया, सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने है। मोदी के साथ जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उनके गलत इकदाम के खिलाफ, वो सबके सामने है। और दूसरी बात है, 50,000 रुपए के स्टाम्प की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर एक कानून मौजूद है, सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर बयान हल्फी की कीमत ही 50 रुपए है। अगर किसी बंदे को कोई अदालत रिलीफ देती है, वो कहती है बयान हल्फी जमा कराना है, आपका काम सिर्फ यही है कि नैरेटिव बना दें, और नैरेटिव के लिए कुछ भी कहने, प्रोग्राम तो बढ़ गया, एब्सोल्युटली नॉट। और भाई 50 रुपए का स्टाम्प के साथ ये भी कहें कि पाकिस्तान के मुरव्वजा कानून के तहत बयान हल्फी का स्टाम्प होता ही 50 रुपए का है, जो तामील मुख्तस का स्टाम्प है वो 1200 रुपए का है। और भाई जो सेल डीड है, जो मुआहदा सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है, वो होता ही 1200 के स्टाम्प के ऊपर है। और आखिरी बात ये कि जिस तरीके से इन्होंने कहा कि जी गल्फ स्ट्रीम की बार बार बात करते हैं कि भाई 1200 करोड़ रुपए का गल्फ स्ट्रीम खरीद लिया। भाई पंजाब के अंदर जब उस्मान बुज़दार ने एक नया हेलीकॉप्टर खरीदा था शहबाज साहब की हुकूमत के बाद, वो ठीक था। बानी तहरीक इंसाफ ने एक जहाज खरीदा बड़ा, वो ठीक था। अगर एक सूबे की वजीर आला ने पेपरा के मुताबिक 11 अरब रुपए की खरीदारी की है, आप उसकी खरीदारी पे जरूर उठाएं कि वायलेशन हुई है, कोई पेपरा की वायलेशन हुई है, कोई लोएस्ट बिडर को नहीं दिया।
आप ये कह रहे हैं कि भाई एक सूबा जो सबसे बड़ा मुल्क का सूबा है, 5500 अरब उसका बजट है, उसने एक जहाज क्यों खरीद लिया? आप इसके ऊपर घूम रहे हैं पिछले 15 दिन से। भाई मरियम नवाज ने, आखिरी बात की कमी, आखिरी लफ्ज, मरियम नवाज ने 2 सालों में 2800 अरब का उनका पंजाब का एडीपी है, उसके ऊपर तो आपने कोई आज स्टैंडर्ड नहीं लेकर आए। चले जी, सारा बानो साहिबा, इसमें जरा आप ऐड करना चाहें तो जरूर ऐड कीजिएगा। और ये जो खान साहब की अदालतों के जरिए रिहाई है, इस वक्त आपको नजर आ रही है मुमकिन है ईद के बाद जो लोग कह रहे थे कि शायद चीजें आगे बढ़ें? मैंने सवाल नहीं सुना, ये तहरीक इंसाफ की आप किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, मैं इमरान खान साहब की बात कर रहा था कि तहरीक के जरिए तो नजर नहीं आता, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि उनको कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन क्या अदालतों से कोई रिलीफ मिल सकता है? तहरीक के जरिए नजर नहीं आता, लेकिन देखिए आपके सवाल का जवाब देती हूँ, लेकिन थोड़े सा मुझे भी तो दिल के फफोले फोड़ने दे दे। शेर पढ़ लूं, मुद्दतों से कर रहे हो नौकरी तो कोई काम क्यों नहीं करते? ये अभी बात चल रही थी, पता नहीं कहां से, क्या मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए आप। हाँ जी, अभी ये जो पंजाब का जिक्र कर रहे थे तो मुझे हंसी आ रही थी। उन्होंने कहा 2 सालों में 2800 अरब का हो गया, तो उस्ताजा को तनख्वाह दे देना। वो जो क्या क्लीन पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, वो जो सफाई वाले हैं उनको तनख्वाहें दे दें। फिर ये जो आपने रमजान प्रोग्राम आखिरी दिनों में खत्म किया, उनको भी सही तरीके से खिला देते। फिर ये जो सैलाब जदगान बैठे हुए अभी भी मदद के लिए, आप उनको भी दे दें। ऐसे तो 10 महकमे हैं कि जिनको तनख्वाहें नहीं मिली और ये सारी चीजें। और आप फिर ये बार बार इसराइल का जिक्र ले आते हैं, ससुराल, ये वो। मेरे पास इत्तेफाक से एक चीज है, सिर्फ मैं आपको डेट बता दूं, फिर आप ताकि खुद ही ढूंढ लें उसको। रोजनामा जंग, कराची, एतवार 5 जून 2005। सऊदी हकाम ने नवाज शरीफ का इसराइल से दरामद करदा स्क्रैप चिकन प्लांट पकड़ लिया। ये बड़ी लंबी खबर है, अभी इसको मैं क्या बताऊं मैं। और जवाब तो बहुत है, मेरे ख्याल में शायद आपका प्रोग्राम का वक्त इतना वो नहीं रहा। बाकी अभी ये इन्होंने कहा सियासत है। देखिए, सियासत होती है जमहूरियत के साथ। जमहूरियत बाय द पीपल, फॉर द पीपल, फ्रॉम द पीपल। बाय को आपने बना दिया BUI और फॉर को बना दिया FAR। आप कह रहे हैं कि यहाँ पर अभी मैं पहले भी प्रोग्राम करके बैठी हूँ, रियासत रियासत रियासत। आप मुझे रियासत की डेफिनेशन बता दें। रियासत अवाम से होती है, अवाम मर रही है। आपने उनके ऊपर पेट्रोल बम गिराया, लेकिन साथ ही आपने अभी मैंने देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये जो इजलास हुआ था, उसमें आपने 30 से 35% सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह काट ली। साथ ही इतने अरब की गाड़ियां जजेस के लिए, आपने ब्यूरोक्रेसी की गाड़ियां, मोहसिन नकवी के दौर में अरबों रुपए की गाड़ियां आई, फिर आपने अरबों रुपए की गाड़ियां दे दी। अभी चेयरमैन सेनेट, जो कि बेचारे इतने गरीब हैं कि हमने उनकी पूरे सदकातो ज़कात इकट्ठी करके 21 लाख रुपए उनकी तनख्वाह कर दी, जो कि उन्होंने बैक डेट से तनख्वाह ली, वो और चेयरमैन सेनेट और वो नेशनल स्पीकर असेंबली। अभी उनकी गाड़ी है। आप यहाँ पर आवाम को वो दर्श दे सादगी का, कोई इफ्तारी नहीं करेगा, कोई ये नहीं करेगा, कोई वो नहीं करेगा। 8 रुपए पेट्रोल बढ़ाया, फिर 55 रुपए बढ़ाया, फिर दरबारी आके कहते हैं कि हजूर का इकबाल बुलंद हो कि उन्होंने बढ़ाया नहीं। अरे आप लोगों ने हमें जीने के काबिल नहीं छोड़ा, फिर आप बात करते हैं सियासत की, रियासत की। कौन हमारे साथ है, कौन पाकिस्तान के साथ है, कौन नहीं है? पहले सांस तो आए हमें, 2 वक्त की रोटी तो हम लोग खा ले, यहाँ पर लोगों का जीना तो हो। आप लोगों को तो ठीक है, मैं क्या कहूँ, IPPs पे आप लोगों को पता नहीं क्या कर देना चाहिए। फिर आप कहेंगे कि ये इस टीवी के ऊपर बैठ के ये इस किस्म की बात करती है। अभी बिजली आने वाली, आपकी जान को एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक ले लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आएंगे तो सारा बाबा यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस आए तो फिर देखते हैं कि मामलात आगे किस तरफ जा रहे हैं। वेलकम बैक जी। राना साहब, आपने उज़ैफा साहब की गुफ्तगू भी सुनी। उन्होंने कहा कि लीडर जितना मर्जी कीमती हो, स्टाम्प 50 रुपए का ही होता है, इसलिए कि वो कानून है। पर उस पर भी कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। लेकिन ये जो ईद के बाद कहा जा रहा था कि हुकूमत जाने वाली है और खान साहब के लिए जो आसानियां हैं वो नजर आ रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते भी हो रहे हैं, कुछ मुलाकातों की खबरें भी ईद से पहले आई। आपको लगता है कि ये सारा जो नैरेटिव बनाया जाता है, इसलिए बनाया जाता है कि ताकि कोई तहरीक कामयाब ना हो, या फिर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा चल रहा है जिससे हुकूमत को कुछ परेशानी हो सकती है?
अच्छा, मैं ना इजाजत दे तो वो जो ये इमरान खान के हवाले से जो जूश लाबी की हुजैफा बात कर रहे थे, वैसे जी जी, प्लीज हुजैफा की बोलें उस पर। मेहरबानी है, सायरा उनकी बड़ी बहन है, मैं उनका बड़ा भाई हूँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ऑल इन द फैमिली प्रोग्राम हो रहा है। लेकिन क्या कहते हैं, हुजैफा साहब हमारे खानदान से हट के बात कर रहे हैं दोनों से, जो भी कर रहे हैं। तो मैंने पूछना था कि ये जो ट्रंप है, ये सुन्नी है या वहाबी है, जिसके कसीदे शहबाज शरीफ गा रहे थे, और जब ट्रंप के कसीदे गा रहे थे और उसे कह रहे थे निजात दहिंदा है, अल्लाह माफ करे, मैं तो इस अल्लाह को निजात दहिंदा समझता हूँ, तो ये ट्रंप ने इस्लाम कबूल कर लिया था तब ना, और वो इस्लाम में दाखिल हो गया था और इस्लाम का मोहम्मद बिन कासिम बन गया था, और उसने गजा के अंदर जो 85,000 के करीब लोगों का कब्रिस्तान बनाया इसराइल के साथ मिलके, तो वो सारा कुछ जो था वो एक आईवाश था, झूठ धोखा था। और इमरान खान का तो आपको बड़ा वो याद है कि जी वो कर रहे हैं, मौलाना अजमल कादरी साहब का आपको याद है कि उन्होंने कहा था कि मैं गया था इसराइल, और क्या नाम है, गालिबन मियां नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे गया था वहां पे। तो इमरान खान का कोई एक बताया, वो तो रिश्तेदारी है ना, जिसको आप बार बार वो कर रहे हैं। रिश्तेदारी में भी क्या इमरान खान ने कहीं जाके उनसे 1 रुपया भी कहीं वसूल किया ऑन रिकॉर्ड? वो तो जूते की नोक के ऊपर रख के सारा कुछ छोड़ के आ गया था। वो तो उसने तो लानत भेज दी थी उस सारे उसके ऊपर। आप बताएं कि क्या ट्रंप, जब आप उसको कह रहे थे कि अमन अवार्ड दें, तो आपको नजर नहीं आ रहा था कि उसने इसराइल के अंदर गजा के अंदर किस जालिमाना अंदाज में मुसलमानों का खून किया? आप अब ले लें नाम, कहें चले नवाज शरीफ से कि वो इसराइल के खिलाफ एक ट्वीट करें, कहें कि वो अमेरिका के खिलाफ एक ट्वीट करें। इमरान खान तो जेल में है ना, नवाज शरीफ साहब तो बाहर बैठे हुए ना, अब वो जंग डिजाइन कर रहे हैं, वो उन्होंने मेरे ख्याल ईरान को भी जंग डिजाइन करके उन्होंने ही दी है, तो उनसे कहना कि एक ट्वीट कर दें अमेरिका के खिलाफ। वो तो चले, मैंने मान लिया जी उसके तो रिश्तेदारी है, थोड़े तो फुप्पी दे पुत्र नहीं गए ना, तुसी तो करके दिखा दो। क्यों मुंह खामोश है आपके, क्यों गूंग हुए आप सारे? आप एक जुमला बोलते हैं क्या कहते हैं ईरान के ऊपर हमले के हवाले से, और 16 जुमले ईरान के खिलाफ बोलते हैं खलीजी रियासत के ऊपर हमले के हवाले से। ऐसी क्या मसलियत है? आपसे कहीं ज्यादा तो वो उसका जो ट्रंप का जो केंट है नाम, क्या टेररिज्म का डायरेक्टर है, वो ज्यादा क्या नाम है, मैं समझता हूं कि मैं गैरतमंद नहीं कहना चाहता कि उसने इस्तीफा दे दिया कि मैं इसका हिस्सा नहीं बनूंगा ये कत्ले आम का। ठीक है, आप में हिम्मत है? आप हुज़ैफा साहब से इसका आंसर ले लो सर। एक तो आप ना हुज़ैफा साहब आपने सुना, एक तो वो हुज़ैफा की वजह से दे रहे हैं, एक वजीर आजम के स्पेशल असिस्टेंट के कोटे से भी दे रहे हैं। साड़ी दोनों की गल तुसी विच मैंने 3 लोगों का जवाब देना इसलिए दे रहे हैं, ये बताएं ना। नहीं, वो हुज़ैफा साहब ने देखे ना, आपने इतने मुश्किल सवालात रख दिए, अब उनका जवाब तो लेना पड़ेगा ना हुज़ैफा साहब से। जी, मैं गुजारिश सिर्फ इतनी करूंगा, टाइम बहुत राना साहब, एक मिनट करूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि इसार राना साहब ने ये सारी बातों का जवाब कि अदब की बात है, वरना मुनीर सोचो तो जो शख्स सुनता है वो बोल भी तो सकता है। लेकिन बाकी इश्यूज पे मैं सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि बिल्कुल ट्रंप कोई माई बाप नहीं है, और ट्रंप कोई मुश्किल कशा नहीं है, ना ट्रंप वहाबी है ना सुन्नी है, मेरे ख्याल से मोमिन लगता है मुझे तो। लेकिन बात यह है कि कम से कम हमने ये कभी नहीं किया कि रिचर्ड ग्रनेल के पास अपने बेटे भेजें कि जाओ जाकर ट्रंप का घुटना पकड़ लो। हमने ये कभी नहीं किया कि ट्रंप आएगा तो मुझे बाहर निकालेगा। हमने ये कभी नहीं किया कि एक हाथ गिरेबान पे रखें, एब्सोल्युटली नॉट, और दूसरा हाथ फौरन पांव पर रखें कि अमेरिका से मेरे मामला ठीक हो जाएं। हमने कभी नहीं किया कि आप हाउस ऑफ कांग्रेस के अंदर और हाउस ऑफ सेनेट के लिए बाकायदा बड़ी बड़ी कंपनीज हायर करें कि जो मेरी लॉबी करेंगी और मेरे हक में करारदादे वहां पेश हो। ये कभी पाकिस्तानी किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया। जुल्फकार अली भुट्टो की ज्यादा बड़ी लॉबी थी अमेरिका बरतानिया में, कई और वज़ीर आज़म, ये काम कभी किसी ने नहीं किया कि जिन आप कहते हैं कि गोरे चले गए यहां पर, हम बरतानवी साम्राज्य से इनकारी हैं। इसार राना साहब जैसे लोग कहते हैं कि हम जो है इसके खिलाफ खड़े होने वाले लोग हैं, लेकिन बरतानवी साम्राज्य की पार्लियामेंट के अंदर बानी तहरीक इंसाफ की रिहाई के लिए करारदादें मंजूर हुई, कभी किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए यह सहूलत नहीं रही। मियां साहब क्यों नहीं ट्वीट कर रहे उसके खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ? नहीं, मियां साहब अमेरिका इसराइल के खिलाफ क्यों ट्वीट करें? इसराइल के खिलाफ ट्वीट करना जरूर बनता है, इसराइल को हम कबूल भी नहीं करते। अमेरिका के खिलाफ भी जो चाइना, रशिया, बाकी ममालिक है, टर्की है, कोई कर नहीं रहा। हम जाकर बिला वजह जो हमारी पॉलिसी है, नहीं जो हमारी पॉलिसी है, हम ईरान के साथ खड़े हुए हैं। ये लाजमी तो नहीं है कि मैं आपकी कैमरामैन के साथ खड़ा हूं और आपको थप्पड़ भी लगा दूं।
ओ भाई मैं आपके साथ अगर नहीं खड़ा हुआ, उसके साथ खड़ा हुआ, इसका मतलब है कि खामोश रहना भी बसा औकात हजरत अली से तरफ करो कि खामोश रहना भी जहाद की किस्म होती है। मियां साहब की खामोशी भी एक नहीं जुबान है। नहीं, मियां साहब की खामोशी नहीं, मियां साहब की आवाज इसहाक डार है, मियां साहब की आवाज शहबाज शरीफ है, मियां साहब की आवाज हुज़ैफा रहमान है। और हम सब कहते हैं कि ईरान पर हमला ट्रंप ने, इसराइल ने एक जारियत मुसल्लत की है। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत में हम दुखी हैं, हम इसराइल को मुजम्मत करते हैं, ना पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम करेगा। और पाकिस्तान जब तक है, पाकिस्तान का नुक्ता नजर वही रहेगा जो फलस्तीन की आवाम का है। और 1967 से पहले जो फलस्तीन की हदबंदी थी, पाकिस्तान आज भी उसी पे खड़ा हुआ है। चलें, आप तीनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सोशल मीडिया पर जरूर फीडबैक दीजिएगा। कल अगेन आपसे इसी टाइम मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।